बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 16 के साथ आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। और हमारा लेक्चर नंबर 16 वो है डिजाइनिंग वायरलेस सॉल्यूशंस के ऊपर। वायरलेस के ऊपर हम बात करेंगे, वायरलेस को डिस्कस करेंगे, वायरलेस में यूज होने वाली कुछ टेक्नोलॉजीज और उसके डिजाइन के हवाले से मोस्टली हम इस लेक्चर में बात करेंगे। थोड़ी ना हो आपको होनी चाहिए कि वायरलेस क्या है, वायरलेस कैसे काम करती है, वायरलेस के स्टैंडर्ड्स 802.11 के 11A, 802.11G, 802.11B ये क्या है, इनकी थोड़ी सी ना हो आपको पता होना चाहिए। हम इस लेक्चर में उनकी डिजाइनिंग के हवाले से, रेडियो फ्रीक्वेंसीज की डिजाइनिंग के हवाले से, एक्सेस पॉइंट्स की डिजाइनिंग के हवाले से, वायरलेस लैन कंट्रोलर की पोजीशनिंग एंड डिजाइनिंग के हवाले से, एक वायरलेस सॉल्यूशन की डिजाइन के हवाले से क्या क्या चीजें जहन में रखनी चाहिए और कौन कौन सी चीजों को देखकर हम अपना एक किसी ऑर्गेनाइजेशन का वायरलेस सॉल्यूशन डिजाइन करते हैं, हम उन चीजों पर इस लेक्चर में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं डिजाइनिंग वायरलेस सॉल्यूशन। अब वायरलेस नेटवर्क के अंदर हमारे पास देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क वी हैव। सबसे पहले है हमारे पास पर्सनल एरिया नेटवर्क जो कि है पैन। अब पैन में क्या आता है, पैन में वो डिवाइसेस जो आप आमतौर पर यूज करते हैं, लाइक ब्लूटूथ हेडसेट जो है आप यूज करते हैं वायरलेसली टू योर फोन। अब उसमें डेटा रेट इतना ज्यादा नहीं होता, अप्रोक्सीमेटली आपको मैक्सिमम 1 meg 2 meg इस तरह से आपको ये डेटा रेट मिलता है। डिस्टेंस लिमिटेशन बहुत ज्यादा होती हैं, 1-2 मीटर तक पर्सनल एरिया नेटवर्क में काम करने वाली डिवाइसेस काम करती हैं। तो आपके पर्सनल नेटवर्क में, एक होम नेटवर्क में, एक ऑफिस नेटवर्क में जो भी क्लोजली अटैच डिवाइसेस होती हैं, वायरलेसली अटैच, वायरलेस प्रिंटर हो सकता है, वायरलेस सेल फोन हो सकता है, वायरलेस फैक्स मशीन हो सकती है, वायरलेस पीडीएस हो सकते हैं, ये सारे हमारे पर्सनल एरिया नेटवर्क्स में आते हैं। उसके बाद है लोकल एरिया नेटवर्क लैन, जैसे कि वायर्ड ईथरनेट में भी है लोकल एरिया नेटवर्क लैन, जिसमें हम वायर के जरिए कनेक्शन देते हैं स्विचेस के साथ और स्विचेस के बाद फिर राउटर के साथ, और इस तरह से कनेक्टिविटी वायर्ड में होती है। वायरलेस के अंदर हम एक्सेस पॉइंट्स यूज करते हैं। कभी आप मार्केट में जाएं और आप इस तरह से डिवाइस देखें जिसके ऊपर इस तरह से एंटीनास लगे होते हैं, डिवाइस बड़ी अच्छी सी उन्होंने बनाई होती है, लिंक्सिस की हो सकती है, नेटगियर की हो सकती है, सो मेनी वेंडर, सिस्को की हो सकती है, बहुत सारे एक्सेस पॉइंट्स जो हमें मिलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि ये एक्सेस पॉइंट्स एज एक्ट करते हैं एज अ सिग्नल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। आपके क्लाइंट्स इन एक्सेस पॉइंट्स के साथ अटैच होते हैं और फिर ये एक्सेस पॉइंट्स स्विचेस के साथ कम्युनिकेट करके अपनी कम्युनिकेशन करते हैं। बताता चलूं कि वायरलेस के अंदर लेयर 2 ओएसआई मॉडल जो है, जो लेयर 2 में जितनी भी चीजें हैं वो सेम ही रहते हैं। इसके अंदर भी मैक एड्रेस होता है, फ्रेम होता है, सेगमेंट होता है, बिल्कुल सेम ही रहता है। सिर्फ एक्सेस लेयर पर, यानी फ्रॉम स्विच टू क्लाइंट जो कम्युनिकेशन है, फ्रॉम ये स्विच है और उसके साथ ये क्लाइंट्स की जो कम्युनिकेशन हम करते हैं वो वायरलेसली होती है रादर देन वायर्ड। तो ये आ गया हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बाद है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी दो लैंस को आपस में कनेक्ट करना और इस तरह से कनेक्ट करना कि वो भी एक लैन ही एक ही लैन तस्वर की जाए। यहाँ पे ये एक लैन, एक है हमारा ऑफिस है, ये दूसरा ऑफिस है, और इन दोनों के बीच हमने कनेक्टिविटी की है ऑप्टिक फाइबर्स के जरिए, या 10 गिग का लिंक है इनके बीच में, वायर्ड नेटवर्क। तो वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। अब उसी तरह से हम वायरलेस नेटवर्क के अंदर भी हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क दे सकते हैं। हम अपने जो ऑफिसेस हैं, ऑफिसेस के ऊपर हम डिशेस लगा सकते हैं जो वायरलेस कंपैटिबल्स होती हैं। ये एक ऑफिस हो गया, इसके बाद यहाँ पे ये दूसरा ऑफिस हो गया, उसके ऊपर ये डिश, और ये डिश आपस में कम्युनिकेट करती है। बेयर इन माइंड कि यहाँ पे कोई फ्रीक्वेंसी ना हो। अब यहाँ पे अगर बहुत सारे दरख्त हैं तो ऑब्वियसली वो जो फ्रीक्वेंसी है, वो रेडियो फ्रीक्वेंसी, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड होगी और आपको कनेक्टिविटी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। उसी तरह वाइड एरिया नेटवर्क वैन, वैन में आते हैं मोस्टली सेलुलर नेटवर्क। जैसे आप ये जो भी मोबाइल प्रोवाइडर्स हैं उनके बहुत लंबे लंबे खंबे, टावर्स जो हम देखते हैं कि वो सेलुलर
को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, सेलुलर सिग्नल्स को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, हमारे मोबाइल्स, हमारी डिवाइसेस तक पहुंचा रहे होते हैं, तो वो सारे वाइड एरिया नेटवर्क में आते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स हैं जो वायरलेस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अब एक वायरलेस क्या होता क्या है, उसकी कनेक्टिविटी के हवाले से अगर हम देखना चाहें कि कनेक्टिविटी के हवाले से वायरलेस कैसे होता है, तो वायरलेस के साथ हमारे पास लेट्स से जैसे हमने जिक्र किया कि हमारे पास ये लैन की कोर है, ये कोर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन स्विच से जुड़ी है, डिस्ट्रीब्यूशन स्विच जो है वो एक्सेस लेयर स्विच से कनेक्टेड है, और ये एक्सेस लेयर स्विच ये आगे कनेक्टेड है एक्सेस पॉइंट्स के साथ, और ये एक्सेस पॉइंट्स आगे वायरलेसली कनेक्टेड है डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ। तो ये एक जेनेरिक कनेक्टिविटी है फ्रॉम क्लाइंट टू एक्सेस पॉइंट, एक वायरलेसली कनेक्टिविटी लैन के अंदर। आई मीन वायरलेस एक्सेस पॉइंट वो भी वायर्ड के जरिए ही कनेक्टेड होता है आपके नेटवर्क के अंदर। जो वायरलेस कनेक्टिविटी आती है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो होती है फ्रॉम एक्सेस पॉइंट टू द क्लाइंट, कि आप इस मशीन को कहीं भी ले जाएं, मूव करते रहें, आप फिर भी नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड ही रहेंगे। तो ये तो होगी एक जनरल कनेक्टिविटी। मैं जरा स्लाइड को साफ कर लूं। अब उसके बाद वायरलेस जो एक्सेस पॉइंट होता है, इट कम्युनिकेट्स लाइक अ हब। ये हब की तरह एक्ट करता है, यानी एक वक्त में डेटा हाफ डुप्लेक्स सेंड होता है और एक ही वक्त में वो रिसीव होता है। ये इकट्ठे नहीं हो रहे होते, ये दोनों सेपरेट काम हो रहे होते हैं। डेटा सेंड हुआ और फिर डेटा रिसीव हुआ, जबकि फुल डुप्लेक्स में होता है कि डेटा सेंड और रिसीव इकट्ठा ही हो रहा होता है। शेयर्ड सेगमेंट है ये। उसके बाद एक और चीज जहन में रखनी बहुत जरूरी है कि वायरलेस नेटवर्क अनलाइसेंस्ड रेडियो फ्रीक्वेंसीज के बैंड्स यूज करता है। जैसे हमारे पास आईपी एड्रेसेस में भी है ना, इसको समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि आप प्राइवेट आईपी एड्रेसेस हैं, पब्लिक आईपी एड्रेसेस हैं। हम प्राइवेट आईपी एड्रेसेस हमें बाय नहीं करने पड़ते, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लैन के अंदर हम प्राइवेट आईपी एड्रेसेस यूज करते हैं। लेकिन अगर जब हमें इंटरनेट साइट पर जाना है, तो हम पब्लिक साइट पर जाना है, तो हमको पब्लिक आईपी एड्रेस ही यूज करना पड़ेगा, हम प्राइवेट आईपी एड्रेस यूज नहीं कर सकते। इसी तरह रेडियो फ्रीक्वेंसीज में भी कुछ फ्रीक्वेंसीज ऐसी हैं जो अनलाइसेंस्ड हैं, जिसे हम कहीं भी किसी भी वक्त यूज कर सकते हैं। इसलिए अगर हमारे घर में एक एक्सेस पॉइंट लगा है और वो एक्सेस पॉइंट एक चैनल यूज कर रहा है, एक रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज कर रहा है 2.4 गीगाहर्ट्ज की या 5 गीगाहर्ट्ज की, जो कि अनलाइसेंस्ड बैंड्स हैं, और अगर हमारा पड़ोसी भी जो है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज का की फ्रीक्वेंसी में सेम ही चैनल यूज कर रहा है, हम अपने पड़ोसी को चैलेंज नहीं कर सकते कि भाई तुम ये यूज नहीं कर सकते। ही श्योरली कैन यूज दैट। उसकी कोई मैनेजमेंट नहीं है, उसको कोई मैनेज करने वाला कोई डिपार्टमेंट, कोई इदारा नहीं है जिसके पास आप कंप्लेन ले जाएं कि भाई मेरा पड़ोसी जो है वो सेम ही यूज कर रहा है, उसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग हो रही है, कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो रही है। आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन देयर आर सम प्रोटेक्टिव मेजर्स जो कि आप ले सकते हैं अपने सिग्नल्स को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने के लिए। बट वायरलेस नेटवर्क जो मेन पॉइंट है कि वायरलेस नेटवर्क अनलाइसेंस्ड बैंड्स पर काम करता है, जो कि मैनेज नहीं होते, वो कोई भी किसी भी वक्त यूज कर सकता है। उसके अलावा वायरलेस नेटवर्क्स, आपने एक ईथरनेट में टेक्नोलॉजी पढ़ी थी CSMACD, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन। ईथरनेट कैसे काम करती है, कोलिजन डिटेक्ट करती है, वो उसको पता चल जाता है कि भाई अभी इस वक्त कोई भी सेंड नहीं कर रहा, मैं डेटा फॉरवर्ड कर सकती हूँ फ्ला पोर्ट से। जबकि वायरलेस जो है वो काम करती है कोलिजन अवॉइडेंस के जरिए। अब वायरलेस में अगर एक एक्सेस पॉइंट एक चैनल के अंदर अपना डेटा सेंड कर रहा है या रिसीव कर रहा है, तो उसी चैनल में दूसरा कोई भी डेटा सेंड या रिसीव नहीं होगा। ये कोलिजन अवॉइडेंस का मैकेनिज्म है। इसीलिए जब एक एक्सेस पॉइंट से ज्यादा यूजर अटैच होते हैं, जो ज्यादा यूजर अटैच होते जाते हैं,
कनेक्टिविटी जो बैंडविड्थ है वो कम होती जाती है, कनेक्टिविटी स्लो होती जाती है वायरलेस के अंदर। उसके बाद है देयर इज अ कॉन्सेप्ट फॉर SSID, सर्विस सेट आइडेंटिफायर, जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है हर नेटवर्क को। अब SSID का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से होता है कि ये यहां पे हमारा लेट्स से कि एक क्लाइंट है, ये हमारा एक्सेस पॉइंट है के ऊपर पीछे स्विचेस से अटैच है, डिस्ट्रीब्यूशन स्विच, और आगे कोर में जा रहा है, कोर स्विच में। तो क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट प्रोब्स भेजेगा कि भाई मुझे कनेक्टिविटी चाहिए, कौन है एक्सेस पॉइंट जो कि अवेलेबल है। जब ये प्रोब इस एक्सेस पॉइंट को मिलेगा, ये एक्सेस पॉइंट क्या करेगा, ये एक मैसेज वापस भेजेगा जिसे कहते हैं बीकन। ये इस मैसेज में अपने सारे पैरामीटर्स देगा कि भाई ये मेरी SSID है, ये मेरा जितनी भी मेरी मैक एड्रेस की डिटेल है, ये सारी मेरी एसोसिएशन डिटेल है। जब ये क्लाइंट को ये बीकन मिलेगा तो क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट अपने आप को इस SSID के साथ ज्वाइन कर लेगा, और जो ही वो ज्वाइनिंग प्रोसेस शुरू होगा, फिर उसके बाद ऑब्वियसली जो भी सिक्योरिटी आपने लगाई होगी, पासवर्ड, प्री शेयर्ड की है, जो भी आपने सिक्योरिटी में ये लगाया होगा, वो आपको ऑथेंटिकेट करा के आपका मैक एड्रेस ये एक्सेस पॉइंट अपने मैक एड्रेस टेबल के अंदर सेव कर लेगा। तो इस तरह से ये कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी आपकी क्लाइंट की एक SSID के जरिए होती है एक्सेस पॉइंट के साथ। अब लेट्स से हम कहते हैं कि यहां पे एक और एक्सेस पॉइंट है, और ये एक्सेस पॉइंट भी सेम ही SSID ब्रॉडकास्ट कर रहा है। SSID कुड बी लाइक लेट्स से SSID है जी उर्दू IT अकेडमी, और ये एक्सेस पॉइंट भी सेम ही SSID भेज रहा है उर्दू IT अकेडमी। जब ये क्लाइंट प्रोब भेजेगा तो ये प्रोब दोनों के पास जाएगा, इसके पास भी और इसके पास भी। अब जब ये एक्सेस पॉइंट रिप्लाई करेंगे, ये दोनों एक्सेस पॉइंट इसको रिप्लाई करेंगे, और इस मैसेज को क्या नाम है, बीकन। इस बीकन में अपनी एसोसिएशन की डिटेल्स देंगे, SSID देंगे। अब ये क्लाइंट क्या करेगा, देखेगा कि इन दोनों में से सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल किसके हैं। जिसके भी स्ट्रॉन्ग सिग्नल हुए, लेट्स से कि इस एक्सेस पॉइंट के सिग्नल जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो इसके साथ अपने आप को एसोसिएट कर लेगा, और ये वाला एक्सेस पॉइंट अपने मैक एड्रेस टेबल में इस क्लाइंट का मैक एड्रेस सेव कर देगा। तो इस तरह से ये SSID के साथ क्लाइंट की ज्वाइनिंग होती है। उसके बाद मैं जरा स्लाइड को क्लियर कर लेते हैं। देयर शुड बी सम कंसिडरेशन लाइक के बिटवीन एक्सेस पॉइंट, उनके जो एरियाज हैं उनके बीच 10 to 15% का ओवरलैप होना चाहिए। लाइक ये एक एक्सेस पॉइंट है, और ये एक्सेस पॉइंट ये एक एरिया कवर कर रहा है, तो ये एक्सेस पॉइंट और दूसरा एक्सेस पॉइंट, इन दोनों के दरमियान ये जो ओवरलैप है ये होना चाहिए बिटवीन 10 to 15%। अब ये 10 to 15% ओवरलैप क्यों होना चाहिए, बिकॉज ऑफ समथिंग कॉल्ड रोमिंग। हम अगली स्लाइड में देखेंगे कि रोमिंग क्या है, और हम ये ओवरलैप क्यों दे रहे हैं, किस वजह से दे रहे हैं। तो रोमिंग की वजह से हमें ये ओवरलैप देना पड़ता है, देना चाहिए। अब हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो है एक्सेस पॉइंट, दो एक्सेस पॉइंट के बीच 10 to 15% का ओवरलैप होगा, लेकिन देयर इज अनदर डिवाइस कॉल्ड रिपीटर। अगर मैं यहां पे रिपीटर एक लगा देता हूं, जो क्या करता है, मेरे इस वायरलेस एक्सेस पॉइंट से सिग्नल लेके उनको आगे मल्टीप्लाई करके ब्रॉडकास्ट कर देता है, तो जो ओवरलैप एरिया की रिक्वायरमेंट होगी वो होगी 50%। तो ये जो ओवरलैप होगा ये होगा 50%। तो ये डिजाइन की दो रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर रोमिंग
रोमिंग को प्रॉपर अच्छी तरह से अचीव करने के लिए इन दो रिक्वायरमेंट्स का ख्याल रखना पड़ता है कि अगर आप एक्सेस पॉइंट्स, दो एक्सेस पॉइंट्स को आपने ओवरलैप कराना है तो उनके एरियाज, उनके चैनल्स को आप 10 to 15% का ओवरलैप देंगे, और अगर रिपीटर है वायरलेस एक्सेस पॉइंट के साथ तो 50% का ओवरलैप होगा। देर आर सम सॉफ्टवेयर अवेलेबल इन द मार्केट जो कि आपको ये डिटेल्स देते हैं, लाइक देयर अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड नेट स्टम्बलर। नेट स्टम्बलर क्या करता है, वो आप अपनी डिवाइस, अपने लैपटॉप में, अपने पीसी में आप उसे इंस्टॉल करें तो आप एक्सेस पॉइंट के पास, लेट्स से कि ये एक्सेस पॉइंट है, मैं यहाँ पे अगर अपना पीसी लेके खड़ा हो जाऊंगा तो मुझे यहाँ पे वो सिग्नल स्ट्रेंथ देगा कि भाई आपके पास सिग्नल स्ट्रेंथ जो है वो 80% है या 90% है। जो ही मैं इससे अवे जाता जाऊंगा मुझे वो देता रहेगा 60, 50, 40, 30, 20, 10। जो ही आप 10, 15 के दौरान पहुंचे तो आपको पता होना चाहिए कि अगला जो एक्सेस पॉइंट लगेगा उसकी रेंज यहां तक आनी चाहिए। सो देयर आर सम सॉफ्टवेयर अवेलेबल जिनको आप यूज करके ये चीजें देख सकते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर मैं अभी आपको एक दिखा भी सकता हूं जो कि एसएसआईडी को देखने के लिए कि आपके एरिया में कौन सी एसएसआईडी इस वक्त यूज हो रही है, कौन सा चैनल इस वक्त आप जहां पे बैठे हैं या खड़े हैं उस एरिया में कौन से चैनल यूज हो रहे हैं। तो लेट्स लुक एट दिस सॉफ्टवेयर कॉल्ड इनसाइडर। मैं सॉफ्टवेयर लेके आता हूं और आपको दिखाता हूं कि वो उसमें हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। ये सॉफ्टवेयर कॉल्ड इनसाइडर, अब ये इस वक्त मुझे ये डिटेल दे रहा है कि इस वक्त ये मेरा पीसी, इसको काफी सारी एसएसआईडीज मिल रही हैं। ये एसएसआईडी जिससे मेरा अपना कंप्यूटर अटैच्ड है, स्काई F02AA। उसके अलावा ये और बहुत सारी एसएसआईडीज इस वक्त ब्रॉडकास्ट हो रही हैं डिफरेंट एक्सेस पॉइंट्स के जरिए। उसके अलावा मैं ये भी देख सकते हैं कि ये जो मेरा एसएसआईडी, जो मेरा एक्सेस पॉइंट है जो मेरे घर के अंदर लगा हुआ है, वो इस वक्त चैनल 1 यूज कर रहा है और मैक्सिमम उसका जो डेटा रेट है वो है 144। इसी तरह से जितने भी ये हमारे पास एसएसआईडीज हैं हम उनको चूज करके देख सकते हैं कि कौन कौन सा एक्सेस पॉइंट क्या क्या एसएसआईडी ब्रॉडकास्ट कर रहा है, उसका मैक एड्रेस क्या है और उसका सिक्योरिटी का वो कौन सा यूज कर रहा है, फीचर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, उसके मैक्सिमम डेटा रेट क्या है। तो ये सारी डिटेल हमें इस सॉफ्टवेयर से मिल जाती है। इस तरह देयर आर सम अदर सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने आपको बताया नेट स्टम्बलर को हम यूज करके हम जो उसकी ओवरलैपिंग डिसाइड करते हैं कि सिग्नल की स्ट्रेंथ कितनी है, वो हमें उस हिसाब से पता चलती है। इसमें भी अभी जो ये मेरा लैपटॉप से मेरे एक्सेस पॉइंट की जो रेंज है ये बता रहा है कि सिग्नल स्ट्रेंथ मेरी कितनी है। मैं थोड़ा और दूर होता जाऊंगा तो ये सिग्नल स्ट्रेंथ नीचे होती जाएगी, जैसे कि इनके साथ है मेरी सिग्नल स्ट्रेंथ इन सारे एक्सेस पॉइंट्स के साथ लो है रादर देन माय ऑन, क्योंकि मैं इसके नजदीक ही बैठा हुआ हूँ इसलिए। तो दैट्स इनसाइडर। लेट्स गो बैक टू लेक्चर। हमने जैसे बात की रोमिंग पर कि रोमिंग के लिए हम ये ओवरलैपिंग करते हैं 15 to 20% बिटवीन एक्सेस पॉइंट्स एंड 50% बिटवीन एक्सेस पॉइंट एंड रिपीटर। अब ये रोमिंग है क्या? रोमिंग में क्या होता है कि लेट्स से कि ये मेरा एक क्लाइंट है, ये समझे कि ये मेरा ये जो डॉट है, ये पेंसिल डॉट, ये एक क्लाइंट है। ये क्लाइंट इस वक्त यहां पर है और इस क्लाइंट ने इस एक्सेस पॉइंट के साथ एसोसिएशन एस्टेब्लिश कर ली है, इसके साथ कम्युनिकेशन, उसका प्रोब भेज के बैकएंड रिसीव करके उसके एसएसआईडी के साथ उसने ज्वाइनिंग कर ली। अब मैं, क्योंकि वायरलेस है तो फायदा यही है कि मैं इधर उधर मूव कर सकूं, मुझे एक स्टिल ना रहना पड़े। मैं यहां से यहां जाता हूं, यहां जाता हूं, इधर जाता हूं। सिग्नल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है यहाँ पे, एपी एक्सेस पॉइंट के बहुत ज्यादा पास हो गया हूं मैं। फिर उसके बाद यहां से होता हुआ यहाँ पे गया। जो ही मैं यहाँ पे जाता हूं तो मेरी कनेक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए कि मेरा एक भी पैकेट लूज ना हो। लेट्स से कि मैंने यहाँ पे एक कॉल स्टार्ट की थी तो ऐसा ना हो कि जो ही मैं यहाँ पे पहुंचूं जो दूसरी साइड पे बंदा था वो कि
अबे यार अब तेरी आवाज नहीं आ रही, सॉरी तूने क्या कहा, दोबारा बोल दोबारा बोल। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा फील होना चाहिए कि आप यहां से एक एक्सेस पॉइंट की रेंज से दूसरे एक्सेस पॉइंट की रेंज के अंदर जो ही जाएं, आपको कोई फर्क नजर नहीं आना चाहिए। सो दैट्स कॉल्ड रोमिंग। इस प्रोसेस को एक एक्सेस पॉइंट के जोन से दूसरे एक्सेस पॉइंट के जोन के अंदर जाना, उसको ट्रांसफर करना, दैट्स कॉल्ड रोमिंग। अब रोमिंग के लिए देयर आर टू डिफरेंट मेथड्स। सबसे पहला मेथड है लेयर टू रोमिंग। लेयर टू रोमिंग में क्या होता है कि जो हमारे पास एक्सेस पॉइंट होते हैं उनकी एसएसआईडी वो सेम ही ब्रॉडकास्ट करते हैं। लेट्स से मैं कहता हूं ये ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं जी उर्दू आईटी एकेडमी, और ये भी ब्रॉडकास्ट कर रहा है उर्दू आईटी एकेडमी। तो सेम एसएसआईडी ब्रॉडकास्ट करेंगे, सेम वीलैन होगी और सेम सबनेट होगा। लेट्स से इनका सबनेट है जी 10.10.1.0/24, और यहां पे भी सबनेट होगा 10.10.1.0/24। अब लेट्स से कि जो ही मेरे क्लाइंट ने यहां इससे इस्टेब्लिश की कनेक्टिविटी, इसके पास आईपी एड्रेस है 10.10.1.50। तो जब मैं एसोसिएशन के बाद मूव हुआ, मैंने कॉल की अपने दोस्त को, मैं बात कर रहा हूं उससे और मैं आगे पीछे जा रहा हूं। जो ही मैं यहां पे पहुंचूंगा तो फौरन ये वाला एक्सेस पॉइंट इसको कहेगा कि भाई अब तुम छोड़ दो, ये मेरी जोन में आ गया है, आई टेक केयर ऑफ इट। क्योंकि सेम सबनेट है, सेम वीलैन है, उसके पास सारी मैक एड्रेस टेबल वो सारा उनके पास, दोनों के पास होगा। तो फौरन ही ये स्विच ओवर हो जाएगा और आपको कोई पैकेट ड्रॉप नहीं होगा और आपको पता नहीं चलेगा कि भाई ओ इस वक्त स्विच ओवर हुआ। ये तो है सबसे इजी, लेस एक्सपेंसिव, के सबसे चीप तरीका है, सबसे इनएक्सपेंसिव तरीका है रोमिंग को इस्टेब्लिश करने का, रोमिंग को अचीव करने का। अब दूसरा जो तरीका है जिससे रोमिंग अचीव होती है, उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि एसएसआईडी तो सेम रहती है। ये रिक्वायरमेंट है कि एसएसआईडी सेम ही रहेगी, उर्दू आईटी एकेडमी और उर्दू आईटी एकेडमी, लेकिन डिफरेंट सबनेट हो जाएंगे। यानी कि यहां पे हो सकता है सबनेट हो 10.10.1.0/24 और यहां पे हो सकता है हो 10.10.2.0/24। अब प्रॉब्लम क्या होगी कि जब यहां पे मैंने कनेक्टिविटी ली अपने एक्सेस पॉइंट के साथ और मेरे क्लाइंट को आईपी एड्रेस मिला 10.10.1.50, मैं मूव कर रहा हूं करते 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 जो ही मैं यहां पे पहुंचा, अब प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि स्विच करना बिटवीन 1 to 2, नो देयर इज अ रूटिंग रिक्वायरमेंट, नो आपको, इट्स नॉट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस। ये दो डिफरेंट सबनेट्स हैं, ये एकदम से आपस में ऐसे ही बात नहीं कर सकते। अब जब यूं ही ये दूसरे सबनेट के ऊपर जाएगा, उसको क्लाइंट को यहीं से ही दूसरे सबनेट की डिटेल मिलना शुरू हो जाएंगी। तो जो ही ये इसका पहला एक्सेस पॉइंट का जोन खत्म होगा, ये जो एक्सेस पॉइंट है ये क्या करेगा, ये एक टनल बना लेगा, एक वीपीएन बना लेगा इस एक्सेस पॉइंट के साथ और क्लाइंट को आईपी एड्रेस देगा 10.10.2.50, बट ये एक उसका जो अपना आईपी एड्रेस है वो वैसे ही रहेगा। ये सिर्फ इसकी जरूरत के लिए, ताकि इसको पता हो कि मैंने किसको कौन सा आईपी एड्रेस दिया हुआ है। अदरवाइज वो जो टनल के अंदर जो जा रहा होगा आईपी एड्रेस काम कर रहा होगा, वो उसका अपना ओरिजिनल आईपी एड्रेस ही काम करेगा। तो इस तरह से इट्स नॉट वेरी इजी, ये समझाने में बोलने में बहुत एक इजी प्रोसेस लग रहा है, इतना इजी प्रोसेस नहीं है। एक वीपीएन कनेक्ट होता है और फिर वो आईपी एड्रेस उस क्लाइंट का सेम ही रहता है, ताकि कनेक्टिविटी बिटवीन एक्सेस पॉइंट एंड
क्लाइंट वो लूज ना हो, पैकेट लॉस ना हो, और आप जो भी काम कर रहे हैं वो सीमलेसली वो होता रहे। एंड दिस इज व्हाट्स कॉल्ड रोमिंग। ये एक पूरा रोमिंग का प्रोसेस है, और हमें इसीलिए ये ओवरलैप की जो रिक्वायरमेंट है इसको वेरी वेरी केयरफुली देखकर डिजाइन करना पड़ता है। बहुत ज्यादा ओवरलैप कर दिया तो भी प्रॉब्लम, कम ओवरलैप कर दिया तो भी प्रॉब्लम। तो ये बहुत ज्यादा केयरफुल कंसिडरेशन के बाद इसकी डिजाइनिंग की जाती है। उसके बाद हमारे पास है रेडियो फ्रीक्वेंसीज कि हमारे पास कौन कौन सी हैं। जैसे कि हमने कहा कि वायरलेस वो काम करता है अनलाइसेंस्ड फ्रीक्वेंसीज के ऊपर। इवन हमारे जो घर में वायरलेस कॉर्डलेस फोन्स जो हैं, अगर आप फोन्स को उठा के देखें, कुछ फोन्स जो हैं वो 900 मेगाहर्ट्ज पे काम कर रहे होंगे, 2.4 गीगाहर्ट्ज पे काम कर रहे होंगे, 5 गीगाहर्ट्ज पे काम कर रहे होंगे। दे आर ऑल अनलाइसेंस्ड रेडियो फ्रीक्वेंसीज। ये जैसे मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया कि ये यूज कर सकते हैं, कोई भी यूज कर सकता है किसी भी पर्पज के लिए। कोई इनकी मैनेजमेंट नहीं है, कोई इदारा नहीं है जो इन फ्रीक्वेंसीज को कंट्रोल करता है। सो 3 फ्रीक्वेंसीज अनलाइसेंस फ्रीक्वेंसीज में आती हैं। एक तो ये होगी 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज जो वायरलेस के अंदर यूज होती हैं। देयर इज अनदर वन 900 मेगाहर्ट्ज जो कि अनलाइसेंस्ड है, बट आजकल यूज नहीं होती। अब इन फ्रीक्वेंसीज में अब क्या होता है कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी की रेंज होगी उतना ही ज्यादा उसका डिस्टेंस शॉर्ट होगा। अब अगर मैं एक घर पे मेरे एक कॉर्डलेस फोन है, वो फोन अगर 5 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है, उस फोन की रेंज कम होगी देन अगर मेरे पास फोन हो जो 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है, उसकी रेंज ज्यादा होगी। हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ RF हैव हायर डेटा रेट्स। ये जो हायर फ्रीक्वेंसीज होती हैं इनका डेटा रेट्स, थ्रूपुट्स वो ज्यादा होता है, और जबकि उनकी रेंजेस जो है वो शॉर्ट होती हैं। जैसे कि जितना भी HD वीडियोस, ऑनलाइन गेम्स, वो मोस्टली 5 गीगाहर्ट्ज पर होता है, क्योंकि एज ए सेड के उनका जो डेटा रेट, उनका थ्रूपुट वो ज्यादा होता है, इसलिए 5 गीगाहर्ट्ज उनको बेटर अकोमोडेट कर सकता है देन 2.4 गीगाहर्ट्ज जो कि हम नॉर्मल वेब सर्फिंग एंड डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो रेडियो फ्रीक्वेंसीज हैं ये डिफरेंट चैनल्स यूज करती हैं। अब हमारे पास जो वायरलेस के स्टैंडर्ड्स हैं, उन वायरलेस के स्टैंडर्ड्स में जैसा कि है हमारे पास 802.11b, 802.11g, 802.11a, और आजकल हमारे पास जो रीसेंट है 802.11n भी आजकल आ गया है। अब इसमें क्या फर्क है कि 802.11b और 802.11a ये दोनों काइंड ऑफ लाइक सेम ही इन्वेंट हुए थे, बट प्रॉब्लम क्या हुई जब 802.11a इन्वेंट हुआ, इसका जो ये डेटा थ्रूपुट जो ये फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करता था वो था 5 गीगाहर्ट्ज की टेक्नोलॉजी थी। 5 गीगाहर्ट्ज का वो पूरा वो इस्तेमाल करता था। उसका फ्रीक्वेंसी, रेडियो फ्रीक्वेंसी जो इस्तेमाल होती थी 802.11a के अंदर वो थी 5 गीगाहर्ट्ज, और ये स्पीड्स के हवाले से अचीव कर सकता था अप टू 54 मेगाबिट पर सेकेंड, और 802.b जो है वो अचीव कर सकता था 802.11b 11 मेगाबिट पर सेकेंड। लेकिन ये दोनों डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज यूज करते हैं। 802.11b 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यूज कर रही है, और 802.11a 5 गीगाहर्ट्ज की टेक्नोलॉजी यूज कर रही है, 5 गीगाहर्ट्ज की रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज कर रही है। लेकिन 802.11a की डिवाइसेस आजकल हमें बिल्कुल नहीं मिलती। उसकी रीजन ये थी कि जब उन्होंने स्टैंडर्ड्स वालों ने 802.11a बनाया तो वो जो सिलिकॉन चिप बनाई जो 802.11a 5 गीगाहर्ट्ज को सपोर्ट करती थी, वो सिलिकॉन चिप उन्होंने इतनी कम मिकदार में बनाई बिकॉज उनको आइडिया नहीं था कि इतनी ज्यादा अमाउंट में लोग इसको लेंगे, तो उन्होंने अपना कोई बैकअप रखा नहीं। तो उसके साथ ही 802.11b भी लॉन्च हुआ, क्योंकि ये दोनों इकट्ठे ही लॉन्च हुए। तो फिर क्योंकि लोग 802.11b की तरफ चले गए 11
मेगाबिट पर सेकेंड और 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जो यूज करती है, तो इसलिए उसको ज्यादा बाय कर लिया लोगों ने देन 802.11a को। तो इस तरह वो 802.11a बेशक वो उसकी जो रिक्वायरमेंट जो बैंडविड्थ वो उसकी यूज करता था वो ज्यादा थी, लेकिन फिर भी वो लेगेसी में चला गया, वो पीछे उसकी डिवाइसेस बनना बंद हो गई। अब यहाँ पे एक और चीज मैं मेंशन करता चलूं कि ये जो मैं 54 मैग और ये 11 मैग बता रहा हूं, दे इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑफ डिस्टेंस। वो कैसे कि ऐसा नहीं है कि मैं एक्सेस पॉइंट यहाँ पे लगा और मैं जनाब 50 मीटर की दूरी पे बैठा और मुझे 11 मैग मिल रहा होगा, मुझे हाफली रफली मैं लकी हूँ कि अगर मुझे हाफ मैग भी मिल रहा हो। तो दे इज अ डिस्टेंस रिक्वायरमेंट, आप जितना क्लोज होंगे एक्सेस पॉइंट से उतना ही ज्यादा आपको थ्रूपुट मिलेगा, जितना आप दूर होंगे आपकी रेंज ज्यादा होती जाएगी, उतना ही कम आपको थ्रूपुट मिलेगा। अब फ्रीक्वेंसीज के अंदर दे आर डिफरेंट चैनल्स, एक सर्टन रेंज है जिसके बीच ये 2.4 गीगाहर्ट्ज जो अनलाइसेंस हम फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं। तो जैसे कि हमने ये एक चार्ट मेंशन किया कि ये 2.4 गीगाहर्ट्ज का एक बैंड है, ये उसकी रेंज है, ये एक चैनल हो गया। फिर इसी तरह ये दूसरा चैनल बना है, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि अब ये वाला जो चैनल है वो इस चैनल के अंदर है, तो दे विल बी अ इंटरफेरेंस। अगर हम एक एक्सेस पॉइंट इधर लगाते हैं, इस चैनल के अंदर लगाते हैं, एक एक्सेस पॉइंट इस चैनल के अंदर लगाते हैं, तो इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होगी। फिर उसके बाद ये एक चैनल है, अगर हम एक एक्सेस पॉइंट इधर लगाते हैं, इस एक्सेस पॉइंट को ये चैनल असाइन करते हैं और इस एक्सेस पॉइंट को ये चैनल असाइन करते हैं, तो भी ओवरलैपिंग होगी, क्योंकि ये स्टिल सेम ही चैनल के चैनल डिफरेंट है लेकिन ओवरलैपिंग हो रही है कि यहां पे ये सेम ही चैनल चल रहा है, उसी के अंदर वो दूसरा चैनल नहीं चलेगा। इसी तरह से ये भी उसके अंदर है, ये भी उसके अंदर है, जबकि ये चैनल टोटली डिफरेंट है। तो आप इस चैनल के साथ दो डिफरेंट एक्सेस पॉइंट्स यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा, इसमें बिल्कुल सीमलेसली आपकी कनेक्टिविटी जाएगी, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी, क्योंकि दे आर टू कंप्लीटली डिफरेंट क्लीन चैनल्स। क्लीन चैनल्स के का मतलब है कि इस चैनल की फ्रीक्वेंसीज और इस चैनल की फ्रीक्वेंसीज आपस में मैच नहीं करती। तो हमारे पास 2.4 गीगाहर्ट्ज के अंदर तीन क्लीन चैनल्स हैं, एक ये वाला चैनल 1, उसके बाद दूसरा जो क्लीन चैनल है जो किसी और चैनल के साथ इंटरफेयर नहीं कर रहा, वो है नंबर 6, चैनल नंबर 6। किसी और चैनल के साथ वो डिफरेंट चैनल के साथ इंटरफेयर तो कर रहा है, लेकिन क्लीन चैनल्स हमारे पास 2.4 गीगाहर्ट्ज में सिर्फ तीन ही हैं। ये तीन चैनल्स आपस में इंटरफेयर नहीं कर रहे। तो ये तीन ही चैनल को यूज करके हम अपने वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स की डिजाइनिंग को पूरा करते हैं। इसी तरह 5 गीगाहर्ट्ज में देयर 12 to 23 डिफरेंट क्लीन चैनल्स हमें मिलते हैं जो जिसमें के इंटरफेरेंस नहीं होती है। जैसे कि एक ये चैनल है हमारे पास, फिर उसके बाद ये एक चैनल है, इसी तरह से हमारे पास 23 चैनल्स हमें मिलते हैं जो इंटरफेरेंस नहीं करते आपस में। अब इन चैनल को डिजाइन करने के लिए हम कुछ इस तरह से रखते हैं कि ये हमारे पास एक्सेस पॉइंट है, हम इस एक्सेस पॉइंट को असाइन करते हैं लेट्स से चैनल नंबर 11। दूसरा एक्सेस पॉइंट हम चैनल नंबर 11 में नहीं रखेंगे, क्योंकि सेम चैनल पर इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होगी जब एक ही एक्सेस पॉइंट के साथ बहुत सारे क्लाइंट्स, दो एक्सेस पॉइंट के साथ बहुत सारे क्लाइंट जुड़े हुए होंगे और वो एक ही चैनल के अंदर कम्युनिकेट होंगे, तो कनेक्टिविटी थ्रूपुट बहुत ज्यादा स्लो मिलेगा आपको। तो रिकमेंडेशन है कि आप एक एक्सेस पॉइंट एक चैनल के अंदर जब लगाते हैं, उसके साथ एडजेसेंट एक्सेस पॉइंट डिफरेंट चैनल के ऊपर लगाएं, और ये हमने वो ओवरलैपिंग दी
जो हमने पहले डिस्कस की थी कि 15 to 20% की ओवरलैपिंग होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो एक्सेस पॉइंट है वो डिफरेंट चैनल में लगाया, चैनल नंबर 6 में, और ये ओवरलैपिंग दी। फिर चैनल नंबर 11 को रिपीट किया ओवरलैपिंग के साथ, और इस तरह फिर नीचे ये चैनल नंबर 6 और ये चैनल नंबर 6 और ये चैनल नंबर 6, ये आपस में ओवरलैप नहीं होने चाहिए। सेम चैनल्स आपस में ओवरलैप नहीं होने चाहिए, डिफरेंट चैनल्स की ओवरलैपिंग होगी, जिसकी रिक्वायरमेंट की हमने पहले बात की। 10 to 15% की जो ओवरलैपिंग है वो डिफरेंट चैनल्स की होगी, सेम चैनल की नहीं होगी। तो इसी तरह से फिर ये यहाँ पे चैनल नंबर 6 हमने इस एपी को दिया, और ये हमने ओवरलैपिंग की चैनल 11 और चैनल 6 के बीच, और यहाँ पे हमने की चैनल 11 और चैनल 6 के बीच, ये हमने ओवरलैपिंग की। इसी तरह फिर ये चैनल 1 चैनल 6, आप देख लें कहीं पे भी दो सेम चैनल्स आपस में कोलाइड नहीं कर रहे हैं, आपस में इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। तो आपकी जो चैनल की डिजाइनिंग जो है वो कुछ इस तरह से रहेगी। उसके बाद द वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ वायरलेस डिजाइन, वायरलेस नेटवर्किंग, wireless LAN controllers. There are different types of wireless LAN controllers, like 2100 सीरीज के कंट्रोलर्स हैं जो कि सपोर्ट करते हैं अप टू 6 एक्सेस पॉइंट्स। उसके बाद 4400 सीरीज के कंट्रोलर्स हैं जिनमें 4402 जो है वो सपोर्ट करता है 12, 15 और 50 एक्सेस पॉइंट्स, और 4404 जो है वो सपोर्ट करता है अप टू 100 एक्सेस पॉइंट्स। अब वायरलेस लैन कंट्रोलर होता क्या है? बेसिकली हमारे पास जो एक्सेस पॉइंट्स हैं वो लेट्स से ये अब डायरेक्टली कनेक्टेड तो नहीं होते नॉर्मली वायरलेस लैन कंट्रोलर के साथ, बट यहाँ पे हमारे पास ये एक्सेस स्विच है, एक्सेस स्विच ये कनेक्टेड है डिस्ट्रीब्यूशन स्विच के साथ, और ये डिस्ट्रीब्यूशन स्विच के साथ ये वायरलेस लैन कंट्रोलर कनेक्टेड है, और ये सारे हमारे पास डिफरेंट एक्सेस स्विचेस के साथ ये एक्सेस पॉइंट्स अटैच हैं, और ये सारे एक्सेस स्विचेस डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस के पास जा रहे हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन स्विच के साथ लगा हुआ है वायरलेस लैन कंट्रोलर। वायरलेस लैन कंट्रोलर क्या करता है? एक्सेस पॉइंट देयर ऑफ टू टाइप्स, एक है ऑटोनोमस, जो कि आजकल तकरीबन यूज नहीं होते हैं लेकिन बहुत कम। इनमें क्या होता है कि इनमें सारी कॉन्फ़िगरेशन एंड एवरीथिंग सारा मैनेज्ड होता है, सब इसके अंदर कॉन्फ़िगरेबल होता है, कॉन्फ़िगर्ड होता है। उसके बाद जो दूसरा एक्सेस पॉइंट है हमारे पास वो है लाइट वेट एक्सेस पॉइंट। लाइट वेट एक्सेस पॉइंट के अंदर अपनी कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती, ये रिलाई करता है वायरलेस लैन कंट्रोलर के ऊपर कि भी इसको कॉन्फ़िगरेशन दे, कहां कनेक्शन किसके साथ करना है, दूसरे एक्सेस पॉइंट्स कहां है। तो ये सेंट्रल एक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट जो होती है वो है वायरलेस लैन कंट्रोलर। वायरलेस लैन कंट्रोलर को पता है कौन सा एपी कहां पड़ा है, दूसरा वायरलेस लैन कंट्रोलर कहां पड़ा है, दोनों आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे ताकि रिडंडेंसी जो है वो दोनों में बरकरार रहे। अगर एक वायरलेस एक्सेस पॉइंट, अगर एक वायरलेस लैन कंट्रोलर किसी वजह से आउटेज में चला जाए, खराब हो जाए, तो दूसरा वायरलेस लैन कंट्रोलर टेक ओवर कर ले, तो इस तरह से उनमें रिडंडेंसी बिल्ड होती है। तो लाइट वेट एक्सेस पॉइंट में कॉन्फ़िग नहीं होती, उसको सिर्फ इतना पता है कि मैंने कैसे कम्युनिकेट करना है प्राइमरी वायरलेस लैन कंट्रोलर के साथ और बैकअप वायरलेस लैन कंट्रोलर के साथ। बाकी जितनी भी डिजायर्ड कॉन्फ़िग होगी वो कनेक्टिविटी के बाद वायरलेस लैन कंट्रोलर उसको देगा कि भी ये कॉन्फ़िगरेशन है तुमने जो यूज करनी है अपनी फर्दर कनेक्टिविटी के लिए, जो नेटवर्क के अंदर कनेक्टिविटी के लिए तुमने यूज करनी है। उस ये पूरे प्रोसेस के अंदर जो प्रोटोकॉल यूज होता है वायरलेस लाइट वेट एक्सेस पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन कैप्चर करने के लिए, वायरलेस लैन कंट्रोलर से बात करने के लिए, देयर आर टू डिफरेंट प्रोटोकॉल्स टू यूज। एक तो है लाइट वेट एक्सेस पॉइंट प्रोटोकॉल जो कि अगेन सिस्को प्रोप्राइटरी है, सिस्को इन्वेंटेड है, और दूसरा है कैप वेब, कंट्रोल एंड प्रोविजनिंग ऑफ वायरलेस एक्सेस पॉइंट। ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो सब यही प्रोटोकॉल्स यूज कर सकते हैं।
अब आजकल के तो बल्कि जितने भी वायरलेस लैन कंट्रोलर्स आते हैं वो सपोर्ट करते हैं मोस्टली, या तो वो दोनों को सपोर्ट करेंगे, अगर नहीं तो वो लाजमी, इसको तो लाजमी सपोर्ट करेंगे कैप वैप को। तो कैप वैप आजकल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन चुका है। अदरवाइज देयर आर टू डिफरेंट प्रोटोकॉल जो आप यूज कर सकते हैं, लाइट वेट एक्सेस पॉइंट प्रोटोकॉल और कैप वैप प्रोटोकॉल। अब इसमें हम डिटेल में तो बिल्कुल नहीं जाएंगे कि भाई ये प्रोटोकॉल कैसे काम करता है, इनकी कनेक्टिविटी, बिकॉज दिस इज नॉट द जो लेक्चर है वो उसके ऊपर नहीं है कि ये प्रोटोकॉल आप उसमें कैसे इनिशिएट करते हैं बिटवीन एक्सेस पॉइंट एंड वायरलेस लैन कंट्रोलर। हम सिर्फ डिजाइन के हवाले से बात करेंगे कि हमारा ये जो क्लाइंट है ये एक्सेस पॉइंट्स के साथ अटैच होता है, एक्सेस पॉइंट्स आगे से स्विचेस के साथ अटैच होते हैं, और ये स्विच, लेट्स से ये डिस्ट्रीब्यूशन स्विच है या कोर स्विच है, ये अटैच होता है वायरलेस लैन कंट्रोलर के साथ। और इसी तरह इसके अंदर फायरवॉल और इसका मैनेजमेंट सिस्टम, ये सारे इसके साथ अटैच्ड होते हैं। तो वायरलेस लैन कंट्रोलर इज वेरी वेरी की पार्ट ऑफ वायरलेस डिजाइन। वायरलेस डिजाइन प्रोसेस क्या होता है? वायरलेस डिजाइन प्रोसेस शुरू होता है सबसे पहले तो गैदरिंग कस्टमर नीड्स, के कस्टमर को चाहिए क्या, कस्टमर वायरलेस जा रहा है, कितनी बड़ी उसकी बिल्डिंग है, कितनी बिल्डिंग्स हैं, क्या वो सिर्फ लोकल एरिया नेटवर्क का वायरलेस चाह रहा है कि वाइड एरिया नेटवर्क बिटवीन बिल्डिंग टू बिल्डिंग भी। अब इमेजिन के अगर आपने एक बिल्डिंग को दूसरी बिल्डिंग से कनेक्ट करना है, तो लेट्स से मैं कहता हूं कि ये मेरी एक बिल्डिंग है, हेडक्वार्टर नंबर 1 है और ये हेडक्वार्टर नंबर 2 है। अगर इसे मैंने वायर के जरिए कनेक्टिविटी देनी है तो मैं एक्सपेंसिव T1 लाइन जो कि ऑलमोस्ट 1.544 मेगाबिट पर सेकंड की है, तो मैं वो वायर्ड कनेक्टिविटी दूंगा। तो क्यों ना मैं ये करूं कि मैं यहाँ पे, दे आर ऑब्वियसली डिस्टेंट लिमिटेशंस, मैं यहाँ पे एक एंटीना लगा दूं वायरलेस, यहाँ पे एक एंटीना लगा दूं वायरलेस, और ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करें एंड यू कैन गेट अप टू 54 मेगाबिट पर सेकेंड, वे मोर देन T1 लाइन। अगेन मैंने बोला कि डिस्टेंस लिमिटेशंस हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हमें कस्टमर की नीड्स को गैदर करना है, उसके बाद हमने गैदर करना है कि एरिया की कवरेज कैसी है। कवरेज के हवाले से हमने पूरी बिल्डिंग को, पूरी जो भी उनके लैंड के अंदर जितनी भी बिल्डिंग है, जितने भी फ्लोर्स हैं, वो हमने कवर करने हैं। उसके बाद हमने देखना है कि एक्सेस पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे जाएंगे और उनकी ओवरलैपिंग कहाँ पे होगी, हमने वो पॉइंट्स मार्क करने हैं। उसके बाद साइट सर्वे कंडक्ट होता है। अब साइट सर्वे क्या क्या होता है वो मैं अभी के लिए छोड़ देता हूं, हम इसके बाद डिस्कस करेंगे कि साइट सर्वे में क्या होता है। और सबसे फाइनल के डॉक्यूमेंटेशन, वेरी वेरी की थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइट सर्वे क्या होता है? साइट सर्वे के अंदर देर आर सो मेनी थिंग्स दैट कैन कम, के देर आर डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स, लाइक एयर मैग्नेट के नाम से एक सॉफ्टवेयर है जो इस्तेमाल होता है साइट सर्वे के लिए। अब उसमें क्या होता है कि जैसे कि हम ये देख रहे हैं कि ये एक एक्सेस पॉइंट लगा है और एक्सेस पॉइंट की कवरेज का मैप हमें ये दे सकता है। ये बिल्डिंग का एक नक्शा हमने अपने उस सॉफ्टवेयर के अंदर डाला हुआ है, उस एक्सेस पॉइंट की लोकेशन नोट की हुई है और हमें वो सॉफ्टवेयर हमें मैप कर रहा है कि ये एक्सेस पॉइंट कहाँ कहाँ कवरेज दे रहा है। उसके बाद दूसरा एक्सेस पॉइंट कहाँ कहाँ कवरेज दे रहा है, तीसरा एक्सेस पॉइंट कहाँ कहाँ कवरेज दे रहा है। तो ये सर्वे है आप हम जो ले रहे हैं कि कौन से एक्सेस पॉइंट कितनी कितनी कहां कहां पे कवरेज दे रहे हैं। उसके बाद डेटा रेट, के कौन सा एक्सेस पॉइंट कितना डेटा रेट सपोर्ट कर रहे हैं, कि भी ये एक्सेस पॉइंट सपोर्ट कर रहा है अप टू 18 मेगाबिट पर सेकेंड, ये एक्सेस पॉइंट अप टू 24 मेगाबिट, 18 मेगाबिट, 48 मेगाबिट। तो अगेन there are different access points supporting different level of data rates. चैनल मैपिंग, जैसे हमने पहले जिक्र किया कि अगर आप एक एक्सेस पॉइंट को चैनल 11 में रखोगे, दूसरे एक्सेस पॉइंट को आप चैनल 6 में रखेंगे, इसी तरह ये वाला एक्सेस पॉइंट इसको हम चैनल 1 में रख देंगे ताकि वो चैनल 6 से भी ओवरलैप नहीं होगा, इंटरफेयर नहीं करेगा, वो चैनल 11 से भी इंटरफेयर नहीं करेगा। यहाँ पे हम दोबारा फिर एक एक्सेस पॉइंट रख सकते हैं जो चैनल 6 का हो सकता है, तो वो
चैनल 6 के साथ इंटरफेयर नहीं करेगा, चैनल 11 के साथ नहीं करेगा, चैनल 1 के साथ नहीं करेगा। तो ये साइट सर्वे के अंदर हम उसकी पूरी मैपिंग कर सकते हैं। साइट सर्वे इज अ वेरी की पार्ट ऑफ वायरलेस नेटवर्क डिजाइनिंग, क्योंकि साइट सर्वे से ही हम जो एक्चुअल हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन का मैप है, जो उसका नक्शा है, जो उसका डिजाइन है, ओवरले है, उसको ध्यान में रखकर उसको हम सॉफ्टवेयर में अपलोड करके और हम पूरी मैपिंग करते हैं कि कौन सा एक्सेस पॉइंट कहाँ जाएगा, उसकी कवरेज कितनी हो रही है, उसकी ओवरलैपिंग डिफरेंट एक्सेस पॉइंट्स की कितनी हो रही है। क्योंकि जो भी हम डिजाइनिंग करते हैं, ये तो हो गया एक सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी हमने ये हमने हार्डवेयर इससे कनेक्ट किया, इससे कनेक्ट किया, विजियो में ड्राइंग की, या जो भी। लेकिन वायरलेस के अंदर हमें चाहिए रियल वर्ल्ड डेटा, रियल वर्ल्ड ग्राफ्स। तो रियल ग्राफ्स हमें सॉफ्टवेयर के अंदर मिल सकते हैं कि तो साइट सर्वे के अंदर हम वो अकॉम्प्लिश करते हैं कि हम रियली देख रहे हैं कि भाई कितना ओवरलैपिंग का डिस्टेंस आ रहा है, कितना डेटा थ्रूपुट मिल रहा है, कि कौन से एक्सेस पॉइंट कितनी कवरेज दे रहे हैं, क्या कोई ऐसा एरिया हमने छोड़ तो नहीं दिया जहां पे बिल्कुल कवरेज नहीं है, वहां के जो एम्प्लॉयज वहां पे बैठेंगे वो बहुत ज्यादा सफर होंगे। तो ये साइट सर्वे ऑल इन ऑल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट की पार्ट ऑफ वायरलेस नेटवर्क डिजाइनिंग। अब ये अब तक हमने जितनी भी बातें की, ये हमने कंप्लीट क्या किया, सिस्को यूनिफाइड वायरलेस नेटवर्क। सिस्को यूनिफाइड वायरलेस नेटवर्क को हमने कंप्लीट किया, जिसके की पार्ट्स हैं मोबिलिटी सर्विस। तो हमारे वायरलेस नेटवर्क डिजाइन के अंदर मोबिलिटी सर्विसेज होनी चाहिए, जो कि आपके वॉइस को, वीडियो को, डिफरेंट सर्विसेज को अचीव कर सकें, उनको यूज करने की काबिलियत रखते हो। उसके बाद मैनेजमेंट, वर्ल्ड क्लास नेटवर्क मैनेजमेंट की टूल्स होने चाहिए आपके वायरलेस नेटवर्क के अंदर। उसके बाद कि आप दो चीजें आपने निकालनी है वायरलेस नेटवर्क से, और आपको जो है वो 10 से 15 डिफरेंट हार्डवेयर लगाने पड़ जाएं। आजकल हमारे पास हार्डवेयर आते हैं, हमारे पास 6500 स्विचेस आते हैं, जिसके अंदर वायरलेस सर्विसेज मॉड्यूल लग सकते हैं, जिसके अंदर वायरलेस लैन कंट्रोलर लग सकता है। सो ये नेटवर्क यूनिफिकेशन के आप एक ही हार्डवेयर को यूज करके बहुत सारे डिफरेंट उनके फंक्शंस को अकम्प्लिश कर रहे हो। फिर हमारे पास एक्सेस पॉइंट्स होने चाहिए, और फिर उसके बाद क्लाइंट्स होने चाहिए जो कि एक्सेस पॉइंट के साथ अटैच होंगे, और पूरा एक डेटा रेट हमारा, पूरा एक जो वायरलेस यूनिफाइड वायरलेस नेटवर्क जो सिस्को रिकमेंडेड है वो पूरा होगा। अब उसमें हमारे पास मोबिलिटी सर्विसेज के अंदर यूनिफाइड बिल्ट इन सपोर्ट ऑफ लीड एज एप्लीकेशन नॉट एन आफ्टर थॉट, सिस्को वायरलेस लोकेशन अप्लायंस जैसे कि सिस्को WCS, सिस्को सेल्फ डिफेंडिंग नेटवर्क, नैक अप्लायंसेस एंड वाईफाई फोन्स, ये मोबिलिटी का सर्विसेज का हिस्सा है। उसके बाद जैसे हमने कहा कि हमें वर्ल्ड क्लास नेटवर्क मैनेजमेंट की मॉनिटरिंग की टूल्स चाहिए। नेटवर्क यूनिफिकेशन, हमारे पास डिफरेंट वायरलेस सर्विसेज मॉड्यूल्स हैं, वायरलेस लैन कंट्रोलर्स हैं। 3750 सीरीज के जो स्विचेस हैं वो इंटीग्रेटेड आते हैं वायरलेस लैन कंट्रोलर्स के साथ। उसके बाद सिस्को 4400 सीरीज या 2000 सीरीज के वायरलेस लैन कंट्रोलर्स हैं हमारे पास। तो ये हम हार्डवेयर यूज करते हैं जिसके अंदर प्रीटी मच काफी सारी चीजें बिल्ट इन आती हैं। उसके बाद एक्सेस पॉइंट पे हमने देखा कि एक्सेस पॉइंट देयर टू टाइप, ऑटोनोमस टाइप और लाइट वेट एक्सेस पॉइंट्स। सो हमने कौन सा यूज करना है, ये डिपेंड करता है कि डिजाइनिंग की रिक्वायरमेंट है कि किस कौन सा आपको सूट करता है। जैसा कि हमने कहा कि आजकल ज्यादा यूज होने वाला वो है लाइट वेट एक्सेस पॉइंट। एंड फाइनली इन द एंड क्लाइंट डिवाइसेज, जिसमें बहुत सारी डिवाइसेज आती हैं, और आजकल तो मोस्ट ऑफ दो हमारी डिवाइसेज हैं वो सिस्को कंपैटिबल होती हैं, कि वो सिस्को की डिवाइसेज से कम्युनिकेट कर सकती हैं। अप टू अबाउट 90% ऑफ द क्लाइंट डिवाइसेज वो सिस्को डिवाइस कंपैटिबल हैं। तो ये था जी हमारा नेटवर्क वायरलेस का डिजाइनिंग का लेक्चर, कि वायरलेस की डिजाइन में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, वायरलेस किन किन कंपोनेंट्स को मिलकर बना है। हमने बेसिक से भी बात की कि वायरलेस एक
कनेक्टिविटी कैसे होती है एक वायरलेस की, उसमें कौन कौन से पीसीज होते हैं, एक्सेस पॉइंट होता है, एक्सेस पॉइंट की टाइप्स देखी, फिर हमने वायरलेस लैन कंट्रोलर देखा, फिर हमने वायरलेस की डिजाइनिंग का प्रोसेस देखा, फिर उसके बाद हमने साइट सर्वे देखा और देखा कि साइट सर्वे क्यों जरूरी है, और फिर सबसे एंड पर हमने देखा कि सिस्को यूनिफाइड वायरलेस नेटवर्क के कंपोनेंट कौन कौन से हैं और कौन कौन से कंपोनेंट मिलकर वो एक पूरा यूनिफाइड नेटवर्क बनता है, जो कि हमने वो सारे कंपोनेंट को मिलाना है अपने नेटवर्क के। जब भी हमने वायरलेस को डिजाइन करना है तो उन सब कंपोनेंट्स को हमने जहन में रखकर अपना ऑर्गेनाइजेशन का वायरलेस डिजाइन करनी है। तो दैट्स इट, आज का लेक्चर हम यहाँ खत्म करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा, और प्लीज कोई चीज आपको समझ नहीं आए आप कमेंट कर सकते हैं हमारे उर्दू आईटी एकेडमी के फेसबुक पेज के ऊपर, या आप मुझे डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं usman@urduitacademy.com के ऊपर। एनी सजेशंस, एनीथिंग जो आपको चीज समझ नहीं आ रही, आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू, मोर देन हैप्पी टू लिसन टू यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। अल्लाह हाफिज।